सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, वफाकी काबीना की तश्कील का मरहला शुरू होने वाला है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मुशावरत भी शुरू कर दी है और ख़बरों के मुताबिक इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है और वजारत ख़जाना के लिए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब के नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, ये बताया जा रहा है। जबकि ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा, एहसन इकबाल को वजारत मनसूबा बंदी दी जा सकती है, जैसे कि वो पहले भी ये वाली वजारतें उन्होंने संभाली थी। काबीना में MKM के भी 2 वज़ीर शामिल किए जाएंगे। अब इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि इसहाक डार, जिन्हें शुरू ही से वजारत ख़जाना दिए जाने की बातें हो रही थी, वो वजारत खारजा और मुसद्दिक मलिक वजारत ख़जाना के लिए कितने मुनासिब हैं, मौजू हैं, ये सवाल लेकर अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। तारुफ में करवा देती हूँ। नज़ीर लकारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनके साथ साथ एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करती हूँ एहतशाम साहब से, चूँकि शहर इक़्तिदार में बैठे हैं। सर, क्या खबरें हैं, ये इन खबरों में कितनी सदाकत है एक तो, और दूसरा किस तरह से देख रहे हैं अगर ये वजारतें जिस तरह से हमारा सवाल है एज इट इज़ ये दी जाती हैं तो? देखिए, वक्त कम है और मेरा है, मैं जल्दी बताऊंगा। हम ना 2 बड़ी खबरें हैं। पहली तो खबर ये है कि भुट्टो साहब का जो मर्डर हुआ था, बल्कि जुडिशो पॉलिटिकल मर्डर, कल उनका फैसला आ रहा है और मेरी इत्तला है कि इसको इस तरह तय किया गया है, जो बताया गया मेरे सोर्स ने, कि इसको मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का नाम दिया जाएगा। अब क्योंकि पंडोरा बॉक्स कहते नहीं खुल सकता, लिहाजा ये है कि ये मान लिया जाएगा पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करने के लिए कि एक पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर, बल्कि मैं ज़ाती तौर पे पूछे तो आज तक इससे बड़ा लीडर मैं समझता हूँ पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में, उसका जो कत्ल हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि तारीख को बेहतर करने के लिए कल एक फ़ैसला आ रहा है। एक अब जो 2 बातें हैं कि ये 15 लोगों की कहा जा रहा है कि पहले फेज़ में हुकूमत बनेगी, काबीना बनेगी, और इसमें 3 वजारतें आमना बहुत अहम है। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री और एनर्जी की मिनिस्ट्री, ट्रेड भी है, लेकिन ये 3 है जो कहा जा रहा है कि जिस पर टोटल फोकस होगा। और 3-3, 4-4 वजारतें जो है ना वो दी जाएंगी लोगों को। कैबिनेट बड़ी नहीं होगी। MKM को कह दिया गया कि 4 लोग नहीं, 2 लोग आपके अकोमोडेट हो सकती हैं। अब सवाल यही कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पे बड़ी बहस हो रही है। अभी 10 मिनट पहले मुझे एक अहम जो PMLN का सोर्स है उसने बताया कि अभी तक नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। ना बनाया गया तो फिर वो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ जाएंगे। औरंगज़ेब, मोहम्मद औरंगज़ेब जो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट है और ABM एमरो और बड़े बड़े बैंकों में काम किया, कल शहबाज साहब की मीटिंग में भी थे, सुना आज भी मीटिंग में थे, उनको लगाने की बात हो रही है। फॉरेन मिनिस्ट्री इसलिए अहम है कि अब हमारे चाइना और हमारे गल्फ़ कंट्रीज जो है ना वो कह रहे हैं कि ऐसा तकड़ा बंदा लगाया जाए जिससे ताल्लुकात बेहतर हों। अगर वाकई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और ये आप वाकई चाहते हैं तरक्की का पहिया, बल्कि तरक्की का पहिया नहीं कहा जा रहा है कि जो हमारी इकॉनमी ज़मीन में गड़ी हुई है इसको वापस लेके आना है, तो ऐसा बंदा लाया जाए जहाँ से सूरत हाल बेहतरी हो। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि तैयार हो जाए। आमना, जो माजरत के साथ मैं आपके सुनने वालों को वॉर नहीं कर रहा, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है, इंतहाई कड़ा वक्त आने वाला है कि सख्त तरीन शराइत IMF की मान ली गई हैं। और पहले मरहले में जिस अंदाज से 18% GST लगने जा रहा है वो दवाइयों पे लगेगा, पेट्रोलियम मसनूआत पे, पानी, बिजली, गैस और स्टेशनरी सब चीज़ों पे लगेगा। फिर ये 5th शेड्यूल ख़त्म करके 6th शेड्यूल में कंसेशन ख़त्म हो रही हैं, जो लगारी साहब अक्सर कहते हैं मराद दी जाती हैं शराफिया को, $17 बिलियन की, वो ख़त्म होने जा रही हैं, कंसेशन ख़त्म होने जा रही हैं। ये अपना तो क्या कहते हैं पेंशन का निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है। कर सकते हैं जो सारी सिचुएशन आगे बनी हुई है, अच्छा ये कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि एक जुमला और कह दूँ, एक जुमला पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जो ख़त लिखा है IMF को कि 5 साल का प्रोग्राम दें स्टाफ लेवल नेगोशिएशन के लिए, ज़रूरी है कि आप इंश्योर करें कि यहाँ पे इंकन्सिस्टेंसी, कंटिन्यूटी हो। तो अब इतलात यहाँ पे है कि जो पहले डू और डाई वाली सिचुएशन है, अब मराद देने का वक्त ख़त्म हो गया, सख्त वक्त है। जी डॉक्टर साहब, ये जो वजारतें इस वक्त हम देख रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब, चूँकि हम देख रहे थे कि वज़ीर ख़जाना के तौर पे जिस तरह से इसहाक डार को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, तो हो सकता है कि वाकई ये जो खबरें आप सामने आ रही हैं और उन्होंने सोच लिया हो PMLN के इससे पहले कि तनकीद भी हो और उनका जो फार्मूला काम नहीं किया, तो शायद इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला भी किया। देखिए, आपके जो सवाल होते हैं ना, हमें पर्टिकुलर मैं उस पर जाता हूँ
जी सर। और जाना भी चाहिए हमें उसी पर्टिकुलर चीज़ पे। आपने मिनिस्ट्री के हवाले से बात की है, इसाक डार साहब को अगर वजारत ख़जाना नहीं दी जाता है तो फिर PMLN का ये हर बात पे जवाब के 2013 से 2017 तक मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसकी मुआशी जो पॉलिसीज़ थी या मुआशी हिकमत अमली थी वो सबसे शानदार रही है। तो इसाक तो उस वक्त वजीर ख़जाना थे और उस वक्त जो वजीर ख़जाना थे उनका ही सारा रोल था। तो अगर उनको नहीं बनाया जा रहा है तो फिर इसका मतलब है साफ तौर पे ये बात वाज़ेह है कि डिक्टेशन ली जा रही है और वो डिक्टेशन ली जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसाक डार साहब अगले वजीर ख़जाना हो। और अगर PMLN नहीं बनाती है तो फिर वो जस्टिफाई कैसे करेगी कि 2013 से 2017 तक कामयाब तरीन PMLN की वजारत ख़जाना का अहम हीरो उसको बाहर कर दिया जाए और उसको वजारत खारजा भेज दिया जाए, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसकी वैल्यू है, एक लेवल है, वरना वजारत खारजा की तरफ से उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब के बारे में ये है कि उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो फिलॉसफी में जो है वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, और हेल्थ केयर में उन्होंने जो है वो मास्टर्स किया है। वो 2013 में जो है वो आपके वाटर एंड पावर के वजीर थे, जो कि इंतहाई नाकाम तरीन वजारत थी। आप मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, टाइम नहीं है वरना मैं डिटेल देता। फिर दूसरा 2022 और 23 में वो पेट्रोलियम के वजीर थे, और आपको पता है कि उस वक्त भी 2 जहाज आ रहे थे, जिसको इसाक डार साहब ने कहा था कि मैंने अमेरिका में बात करके ये बड़ी मेहनत से ये परमिशन दी थी, लेकिन 2000 वो जो 2 पेट्रोलियम के 2 जो ऑयल के जहाज आ रहे थे, वो इसाक डार साहब कहते हैं, मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ चले गए। तो उनकी कारकर्दगी 2022 और 23 को भी है जो इंतहाई खराब है, क्योंकि पेट्रोलियम और एनर्जी एंड पावर वो मिनिस्ट्री होती है, मैं आपके व्यूअर्स के सामने रख दूं, कि जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है कॉमन मैन होता है, और कॉमन मैन की इन्फ्लेमेशन, पॉवर्टी, महंगाई से आप जानते हैं कि 18 महीने में क्या हुआ। अब बाकी रही कि मुसद्दिक मलिक साहब और इसाक डार साहब पहले एक मुफ्ता थे जो, तो PMLN के पास वजीर खजाना पार्टी में कहीं नहीं है। मनसूबाबंदी के लिए उनके पास बेहतरीन आदमी है, डिफेंस के लिए बेहतरीन है क्योंकि वो फौज से बहुत करीब हैं, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब की वाहिद एक कारकर्दगी है, मैं बता दूं, सेनेट में उनको लाया गया था 2018 को, जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PMLN ने इनको मना किया। फिर 2013 में जब ये आए थे तो नवाज शरीफ साहब ने इनको फौरन हटा दिया था, लेकिन फिर इनको लगाया गया और 2022 में इनको लगाया गया। उनकी सिर्फ एक मेरिट है, और वो मेरिट ये है कि ये मरियम नवाज साहिबा के बहुत करीब है, वरना इनकी कारकर्दगी ओवरऑल जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन PMLN के पास कोई और उम्मीदवार इसाक डार और मिफ्ता के अलावा नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये सोच रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मिनिस्ट्री होगी अगर मुसद्दिक मलिक साहब को दिया गया। लगारी साहब, लेकिन एक और नाम भी तो आ रहा है ना, मोहम्मद औरंगजेब साहब, तो इनको तो नहीं हम इतना या डिस्कस नहीं किया गया पहले, ना इतना खबरों में सुना गया। ये जो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रॉक्सिमिटी टू द शरीफ फैमिली, उनको कंसिडर भी किया जा रहा है, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब की बात हुई, और इसाक डार साहब से तो सभी वाकिफ़ हैं कि उनके क्या ताल्लुकात हैं शरीफ फैमिली से। तो ये कि औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म से 2 दिनों से राब्ते में हैं, तो उनका जो है नाम सामने भी आ रहा है और उनके बारे में कंसीडर भी किया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर के हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के सिलसिले में आपको वैसे भी रजू करना है, और हमारे यहाँ वैसे भी इसी सेक्टर से लोग आते हैं वज़ारत ख़जाना की तरफ। ख़ास तौर पर शौकत तरीन तो इसी तरह से आए थे। हफीज़ शेख भी अपना एक बैरूनी सर्विस का एक तजर्बा रखते थे, उन्होंने भी बड़ा सर्व किया। असद उमर साहब को कोई तजर्बा नहीं था, वो उन्होंने बहुत ताख़ीर की वहाँ जाने में IMF के पास, तो उस वजह से हमें ज़्यादा नुकसानात हुए। ले दे के आपके पास इसाक डार साहब ही एक ऐसे थे जिनके बारे में सोचा जा सकता है पीपल्स पार्टी जा नहीं रही है काबीना, वरना वो नवीद कमर का नाम देते कि जनाब इनको बनाया जाए। तो जो कुछ भी है बहरहाल ओवरऑल एक पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होगा जब काबीना बनकर सामने आएगी हमारे कि कौन लोग किस तरह किस मनसब के लिए लिए गए हैं। इसाक डार साहब ज़्यादा अरसा बाहर रहे हैं, इसलिए वज़ारत ख़ारजा भी उनको दी जा रही है, तो मौजू समझा जा रहा है कि उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए। जैसे कहा है
डॉक्टर साहब ने कि अपना हमारे एहतशाम साहब ने कि ख़जाना, तवानाई और ख़ारजा की वजारतें जो होती हैं ये बहुत अहम होती हैं। तो वाकई ऐसा है। अब तो मुझे समझ में नहीं आता है कि राना सनाउल्लाह और शेख रशीद के बाद अब यहाँ पर वज़ीर दाखिला कौन बनेगा और ये आईजीज़ का चार्ज कौन संभालेगा, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है। बहरहाल ये चीज़ें आएंगी हमारे सामने, काबीना आ जाएगी, काबीना जब तश्कील पाएगी और जब वजारतों के कलमदान दे दिए जाएंगे तब ज़्यादा मुनासिब होगा बात करना। बहरहाल हुकूमत यही होगी, इन्हीं अफराद पर मुश्तमिल होगी और PMLN के पास भी यही असासा है और PTI के पास भी इसी तरह का असासा है। कोई ख़ास आदमी सुरखाब के पर लगे हुए ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना PTI के पास है, ना ही PMLN के पास हैं। आपको इसी असासे के साथ ही आप आगे बढ़ना है और आगे चलना है। तो देखते ही हैं कि जब काबीना आ जाएगी तभी हम बात कर सकेंगे, फिर ही बात कर सकेंगे ज़्यादा इस पर। जुल्फ़िकार साहब, हाउ डू यू सी दीज नेम फॉर दीज पर्टिनेंट पोजीशंस? ये ऑब्वियसली जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट ही वजारतें हैं उसके लिए। बिल्कुल, जो आज के उसमें सिनेरियो में देखें कि कौन सी इम्पोर्टेंट वजारत है। वैसे तो वजारतें आपके एहतशाम साहब ने कह दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वजारत खारजा उसका एक सेट पैटर्न है। पाकिस्तान के रिलेशंस आप देख लें और वही चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर फॉरेन ऑफिस बैठा हुआ है, वो कोई भी बंदा आए उसको गाइड करके चीज़ें उसके सामने रखता है, प्राइम मिनिस्टर के सामने चीज़ें रखता है। एक डेस्क है फॉरेन ऑफिस का प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी और प्रेसिडेंट हाउस में, वो तमाम चीज़ें उनको वो देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने पॉलिसियाँ क्या वो करना है। फॉरेन अगर कोई भी आपकी पॉलिसी हो, फॉरेन ऑफिस की कोई पॉलिसी हो, खारजा की आपकी कोई पॉलिसी हो, शायद पब्लिक में इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना आपका मईशत का करता है। क्योंकि आपने लामाला IMF के जो शराइत, जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं कि शराइत आपने बहुत सी चीज़ें मान ली हैं, तो उसमें आपने लोगों को क्या फेस करना है, एक दूसरे क्या चीज़ें आपने जो है वो कोई सर्जरी आपने डीप सर्जरी करनी है। जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपने जब इलेक्ट हुए तो असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि डीप सर्जरी की ज़रूरत है। अब डीप सर्जरी उन्होंने क्या करना है और लोगों को किस तरह फेस करना है, क्या उन्होंने लोग मराद सारी ख़त्म करनी है, अमीरों से शायद कर लें, गरीबों की तादाद ज़्यादा है, वो कितने तादाद है। तो मैं समझता हूँ मुसद्दिक मलिक शायद उनका इतना तजर्बा नहीं है, इसाक डार हैं या डायरेक्टर जो औरंगजेब साहब हैं जिनका आपने नाम लिया, एक बैंकर हैं। कोई भी बंदा हो, असल डिपेंड ये करता है, ये इस वक्त नाकामी और उसके सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी मुआशी पॉलिसियाँ क्या होंगी, आप इस मुल्क को किस तरह बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद अगर ये रुक जाए, चीज़ें जिस तरह नोज डाइव जा रही हैं, उन चीज़ें को रोक लिया जाए और चीज़ों को बेहतर तो बात की बात है, रोक भी लिया जाए। मेरे ख्याल में ये इस गवर्नमेंट की काफ़ी क्रेडिट होगा कि उसने चीज़ों को रोका। और फिर अगर चीज़ें थोड़ी सी वापस स्ट्रेट हो जाएं और उसके बाद ऊपर की तरफ वापस प्रोग्रेशन शो करें, तो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, लोग उनको शायद अप्रिशिएट करें। अदरवाइज मुश्किल वक्त है, ये फैसले इनको करना है, डू एंड डाई वाला है। किस तरह ये करते हैं, क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं, वक्त बताएगा। ठीक है, ये वक्त बताएगा। एहतशाम साहब जल्दी क्विकली ऐड कर लें क्योंकि मुझे अगले टॉपिक की जानने में मैंने कहा ये जो सब हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं, पॉलिसी तो सबके पास है, आमना कोई इशू नहीं है। अब जो आज बात हो रही है वो कहते हैं कि इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल बिल ना होने को यहाँ पहुंचे, वरना पॉलिसीज ऑलमोस्ट एजेंडे सबके एक जैसे ही हैं। कौन इस पे अमल करेगा, किसी ने अमल नहीं किया। ये असल बात है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है। सर अब भी नहीं करेंगे तो फिर मामला आपको पता है, ऑलरेडी हम जो देख रहे हैं इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो फिर कब जाके ये बिल कब आएगी। तो जिस तरह से जनाब हम बात कर रहे हैं अभी वजारतों की, गुज़श्ता रोज़ बिलावल ने ऐवान में कहा कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो वजारतें ख़त्म होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 18 वजारतें ऐसी हैं जिनको 2015 में ही तहलील हो जाना चाहिए था। 328 अरब रुपए इन इदारों पर खर्च होते हैं। ये वजारतें ख़त्म कर दी जाती तो इन पैसों से दीगर मसाइल हल हो जाते। बिलावल की जानिब से ये कहा गया। अब जबकि वज़ीर आज़म अपनी नई काबीना तश्कील देने जा रहे हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल यह है कि काबीना की तश्कील के वक्त वज़ीर आज़म को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी अहम वजारतें हैं जिन्हें काबीना का हिस्सा होना चाहिए। ये सवाल लेके लगारी साहब से मैं आगाज़ करूँगी। लगारी साहब कैसे देख रहे हैं? एक तो ये है कि वजारतों की अगर तादाद कम ही रखी जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये हमें समझ में अब भी नहीं आ रहा है, ये बात मैंने
अर्ज़ किया है, पिछले दिनों भी मैंने बात की थी कि जनाब मैंने एक अहम जगह पर भी ये बात की थी, और वैसे भी वफाक में जब हम इस्लामाबाद में होते हैं तो ये उनसे पूछते रहते हैं कि आपने न तो सोशल सेक्टर में कुछ डिलीवर करना है वफाक ने, ना उसने कि बल्दियाती इदारों में डिलीवर करना है, ना उसने हेल्थ सेक्टर में डिलीवर करना है, ना उसने एजुकेशन में डिलीवर करना है, ना उसने जो बड़े हमारे बैनुल सूबाई सतह के या सूबाई सतह के जो डेवलपमेंट के काम होते हैं ना उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होता है। बहरहाल एक पूल आता है जो NFC अवार्ड की शक्ल में आता है, लेकिन ये वजारतें क्यों हैं वफाक में जिन वजारतों की ज़रूरत है, जो डिवॉल्व हो चुके हैं, जो कॉन्करेंट लिस्ट से एक 47 के करीब सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवॉल्व होकर सूबों की तरफ हैं, तो वजारतें किस लिए वहाँ मौजूद हैं, डिवीज़न किस लिए वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ मुख्तलिफ नामों से वजारतों का काम क्यों चलाया जा रहा है। उनको वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए और सूबों को दे देना चाहिए। सूबों के लिए लाजमी है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सूबे इन इक़्तिदार को, इस पावर को जो नीचे की तरफ दें, बल्दियाती इदारों की तरफ दें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पूरा एक काम हो रहा था कि जनाब सूबाई ज़िलाई हुकूमतें बने या ज़िलाई गवर्नर भी बने या ज़िलाई इस तरह की चीज़ें बने। आप इक़्तिदार को नीचे की सतह पर ले आएँ और लोगों को डोर स्टेप पर ले आएँ। ये जो वज़ारतें वहाँ रखना, इस्लामाबाद में रखना, जब लोग कहते हैं कि जनाब आपका दायरा इक़्तिदार क्या है, तो कहा जाता है कि ये जी आपका चंद सौ किलोमीटर का फासला है जो इस्लामाबाद के रकबा है, उसके अलावा तो आपका बाहर कहीं इक़्तिदार ही नहीं है वफाक का। तो वफाक का ऐसा नहीं है, वफाक इकाइयों का मजमूआ है। इकाइयाँ जो हैं वो सोवरेन हैं, वो ओनरशिप रखती हैं, लैंड पर ओनरशिप लगती हैं, पूरे के पूरे सूबे की मिल्कियत उनके पास है, सूबों के पास है। और वफाक जो है, वफाक सूबों का एक यूनियन है उनकी, और यूनियन के तौर पर उसने काम करना है और इसी तरह ही काम करेगा। लेकिन ये है कि अब भी वफाक का बजट दुगना होता है, ज़ाहिर है उसमें डिफेंस का बढ़ा होता है, लेकिन डिफेंस भी इतना ज़्यादा नहीं देता। अब तो कर्ज़ों के सूद को अदायगी करते रहते हैं। हर हुकूमत जो है वो आने वाले पिछले हुकूमतों के कर्ज़ों का सारा का सारा बोझ उतना ही कर्जा और ले लेती है, और फिर कर्ज़ों से वो अदा करती रहती है, सूद अदा करती रहती है कर्जे लेकर। तो हमारे यहाँ असल मसला ये है कि जिन वजारतों की ज़रूरत नहीं है और जिन स्टाफ की, जिन गाड़ियों की, ये अभी हुकूमतें बनेगी, मालूम है गाड़ियों की एक फरमाइश चली गई, जनाब इतनी गाड़ियाँ चाहिए, नहीं चाहिए भाई गाड़ियाँ, ठीक है। अब ये सारा सिलसिला अखराजात कम करें, गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं और अखराजात उनको क्लोज करना होगा। डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है। कायदे आज़म ने भी कहा था कि जी फेडरल के बाद जो है वो ख़ास तौर पे 4 या 5 वजारत होती है, बाकी सूबों को दे दी जाए। और बड़ी बदकिस्मती है कि 18वीं तरमीम के बाद जो फेडरल लिस्ट बनी या जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या जो जिनको डिवॉल्व कर दिया गया, जिन वजारतों को, उन वजारतों को भी जिंदा रखा गया है, और उन वजारतों के बुनियाद पर जो को वजारतें हैं उनको भी जिंदा रखा गया। आपने देखा होगा 16 महीने में 85 की काबीना थी और ऐसे लोग मौजूद थे कि जिनके पास कुर्सी नहीं थी, जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन वो वजीर बने हुए थे। और आप जाहिर है कि उनके साथ जो पूरी एक टीम होती है उसके ऊपर एक बर्डन्स होता है। तो बिलावल भुट्टो ने जो है वो बहुत सही बात की है, और ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए कि सूबों को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ सूबों तक नहीं है, जैसे NFC अवार्ड की बात आती है तो NFC से फिर प्रोविंशियल यानी प्रोविंस के जरिए लोकल बॉडीज़ की तरफ जाती है। NFC पे तो जाकर आप सूबे अपने हक मांगते हैं, लेकिन सूबे फिर नीचे जो लोकल बॉडीज़ है उसको वो इख्तियारात ना माली देते हैं, ना इंतज़ामी देते हैं, ना उसकी कोई मीटिंग हमें नज़र आती है, हालांकि मौजूद होती है। अब जैसे कहा जाता है कि सूबा आपके सिंध में 22,000 अरब रुपए जो है वो आए हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट कहाँ हुए हैं? लोग पूछते हैं। मसलन ये सवाल मुख्तलिफ लोगों की तरफ से है कि वो कहाँ। तो अगर फर्ज कीजिए कि आप ये डिमांड करते हैं कि जी फेडरल से, और बिल्कुल सही है, होना चाहिए सूबों को, लेकिन सूबों से फिर लोकल बॉडीज की तरफ आइए ना। लोकल बॉडीज पे आप ना माली इख्तियारात देते हैं, ना इंतजामी इख्तियारात देते हैं। देखिए MQM चीख रही है, चिल्ला रही है कि दें। उधर आप देख लीजिए पंजाब में जो है ना PTI ने एक लोकल बॉडीज की हुकूमत थी, उसको चलनी नहीं दी, और PMLN ने कभी उनकी तरफ, या पीपल्स पार्टी ने उनको इस्टेब्लिश दिया। तो मेरा कहने का मतलब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हुआ चलूं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में 8 पॉलिसीज आई हैं जो मौशी पॉलिसीज हैं, जिनमें से 3 पॉलिसीज जो हैं वो पीएमएलएन के दौर में आई है, लेकिन 8 की 8 पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई और ना उसका तसलसल से कंटिन्यूएशन हुआ है। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। ठीक है, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट इस हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत को के साथ जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, कैबिनेट में तो नहीं है, अब ये इस इशू को किस तरह से आगे लेकर चलती है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐवान में जो एक पॉइंट रेज़ किया, उनकी जानिब से कहा गया कि 18वीं तरमीम के तहत जो वजारतें ख़त्म होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। क्या इन मामलात पर आगे जाके जो अभी जो कैबिनेट बनने जा रही है उसमें ये ख्याल रखा जाएगा, और कौन सी ऐसी वजारतें हैं जिन्हें काबीना का हिस्सा होना चाहिए? लगारी साहब का, डॉक्टर दानिश साहब का इस पर टेक आ गया था। मैं एहतशामुल हक साहब की जानिब बढ़ूँगी। एहतशाम साहब, आपका इस पर टेक? देखिए, हमना वसाइल की तकसीम का झगड़ा तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था। उसके बाद आप देख लें, जब 1 यूनिट था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक थे, उस तक जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली कहा करते थे इस्लामाबाद में आके कि इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है, वो समझते थे सबके लूट के आप खा जाते हैं। फिर देखें, ये तब्दीली आई थी ये जब 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आया था 2010 में, गवादर में अनाउंस हुआ था, इत्तफाक से मैं भी वहाँ मौजूद था। तो एक 1 गो में 9% जो है ना इजाफा कर दिया गया था सूबों को। अच्छी थी, ग्रेटर फाइनेंशियल इकॉनमी दी गई, बहुत अच्छी बात थी। वो आगे चल के मामलात इस तरह हुए कि फिर जिस तरीके से पैसा खर्च होना चाहिए था, जिस तरह लगारी साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा और शहजादा भी कह रहे हैं, जिस तरीके से ये पैसा खर्च होना चाहिए था नहीं हुआ। अभी देख लें, यही बड़ी बहस हो रही है ना कि आप देख लें कि निचली सतह तक वसाइल की तकसीम, झगड़ा पैसों का है। अभी जमशेद दस्ती साहब जो PTI के, वो आमना इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, TV के एक टॉक शो में पुरानी बात है कह चुके हैं कि मैंने अपना 60 करोड़ का डेवलपमेंट बजट लेने के लिए 10 करोड़ मैंने रिश्वत दी थी। अब आप ये बताएं, जो 10 करोड़ रिश्वत बंदा देगा उसके बाद वो कितना लगाएगा, कितना नहीं लगाएगा, क्या होगा? देखिए, सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो एक निज़ाम दिया था, बल्दियात का निज़ाम आया था इनके अपने मुशर्रफ साहब के ज़माने में, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, वो ज़्यादातर दुनिया में एक डेवलप मुल्कों में वो चल रहा है। हमारे यहाँ लगा उसके बाद फिर, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती थी, फिर आप देख रहे हैं कि नाइमस पीपल्स पार्टी, PMLN ने मिल के इसको ख़त्म करके दोबारा से कमिश्नरी निज़ाम लेके आ गए। अब सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने पहली तकरीर की, आमना वहाँ से सब कुछ गेज कर लें। वो कहते हैं टोटल 12,000 अरब का सालाना रेवेन्यू है, 7,000 अरब रुपया सूबों को चला जाता है, उसके बाद 8,000 रुपया कर्ज़ों की मद में जाता है। तो डे 1 से जब अनाउंस होता है, क्या कहते हैं, बजट, तो 3,000 अरब से आप नुकसान में चले जाते हैं। मुझे हफीज़ शेख साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब साल का बजट आया NFC देने के बाद, उन्होंने कहा कि मरकज़ गरीब हो गया, सूबे अमीर हो गए। अब यहाँ पे चाहिए कि मैटर टू द मैडनेस कि किस तरीके से अखराजात ये जो अपना वसाइल की तकसीम किस तरह बेहतर तरीके होगी, और ये कि ये सूबों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। वहाँ सिर्फ मसला है कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, पैसा मरकज़ में भी करप्शन है, वहाँ पे इससे ज़्यादा करप्शन है। ये कौन इंश्योर करेगा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म हो और पैसा जनरली लोगों के पास जाए? तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, लगता नहीं है इतनी आसानी के साथ हल होगा। जी ठीक जी, जुल्फ़िकार साहब, आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, तमाम ने कह दी है अपनी बात, मैं उसको रिपीट तो नहीं करूँगा। कौन सी, सबको पता है कि कौन सी वजारतें जो हैं वो रिप्लिकेट हो रही हैं या डबल हैं। वहाँ भी आपने ऑफिसेस कायम कर दिए, उनका पूरा विंग है, उनके एम्प्लॉय है, उनके खर्चे अखराज। जुल्फ़िकार साहब से जी सर, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू करें। हाँ, तो लेकिन शायद डे 1 से कुछ लोग इसको नहीं चाह रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसको, कभी आपने देखा प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब ने भी कहा कि नहीं जी, इसको इस तरह किया जाए, इसको उस तरह किया जाए, तो उस पर काफ़ी एक रिएक्शन आया, नहीं जी हम किसी सूरत में इसको वो नहीं कर सकते, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करें, लेकिन उसमें चीज़ें नहीं है। कभी ये कह दिया गया कि जी सूबे जो हैं वो इस काबिल नहीं कि वो इतने चीज़ों को चला सके, फिर हमें वो बू आना शुरू हो गई, ये है कि इसको रिपील करने की कोशिश है कि दोबारा से वफाक में देने की ज़रूरत है। अब ये बात हफीज़ शेख साहब की या प्राइम मिनिस्टर की
कि जी सूबे अमीर हो गए और मरकज गरीब हो गया, या हम किस तरह चलाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो वजारतें आपने सूबे में भी हैं, लोकल बॉडीज की, एजुकेशन, हेल्थ की, आपने वहां भी रखे हुए, पूरा विंग बनाया हुआ, वो खर्चे अखराजात इसी तरह कम होंगे ना। तो या तो फिर आप लोगों को बता दें कि हेल्थ के जो लोग हैं हम उसको क्या करें, उनको रिटायर नहीं कर सकते, गोल्डन शेक हैंड के निर्णय चलें, हम नई भर्तियां उसमें नहीं करेंगे और उनको दूसरे वजारतों में खपाया जाएगा और वो विंग खत्म कर दें, वो भी आप नहीं कहते हैं। तो ये एक बड़ा वो है, डबल चीजें हैं कि वहां भी खर्चे अखराजात हो रहे हैं, या भी खर्चे अखराजात हो रहे हैं। तो स्प्रेड ये मैं उम्मीद करूंगा कि पीपल्स पार्टी अपना वेट इनके उस पर डालेगी और सब मिलके ये करेंगे कि किस तरीके से इसको लेटर एंड स्प्रेड जो है इसको अमल दरामद इस पे होना चाहिए। हमारे रिसोर्सेज बचने चाहिए, खासकर आज के दौर में जब अपना पैसा बचाने की जरूरत है। जी, यानी सीरियसली इसको टेकअप किया जाए, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। लेट्स सी आगे जाके क्या मामलात बनते हैं। अभी जिस पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है नाज़रीन, पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तानी हुकूमत के पास IMF प्रोग्राम को लागू करने की अहलियत है, ताहम अगले चंद माह में तश्कील दी गई मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से अहम है। नई हुकूमत के साथ काम करना तरजीह है, जबकि चैलेंजेस से निकलने में मदद करना चाहते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया है। बैठक में IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल और FBR के टैक्स अहदाफ का भी जायज़ा लिया जाएगा। तो अब सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये जो नया IMF प्रोग्राम मुआशी बहरान पर काबू पाने में किस हद तक कारगर साबित होगा गिवन द सर्कमस्टांसेस। डॉक्टर साहब, देखिए तो जो साहब ने ये गुफ्तगू की है, ये एक गुफ्तगू ज़रा उनसे पूछा जाए कि आप बात कर रहे हैं अहलियत के हवाले से। देखिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि पाकिस्तान में 8 मुआशी पॉलिसी बनी है और 8 मुआशी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया मुकम्मल तौर पर। और सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पॉलिसी का तसलसल नहीं होता है, जो बहुत अहम ज़रूरी होता है। अब आप IMF के साथ एग्रीमेंट की बात करें, यकीनन आपकी ज़िंदगी पूरा का पूरी किस आप मौजूदा हुकूमत के किसी भी फ़र्द से ले लें, सियासी जमातों से ले लें बात, वो कहेंगे जनाब कैसे हुकूमत चलाएंगे, तो वैसे हुकूमत चलाएंगे कि IMF से कर्ज लेंगे, इधर बांटेंगे, उधर आप डेवलपमेंट में डालेंगे, उधर देंगे, उधर जो कर्ज है उसको उतारेंगे और इसी तरह जाएगा। क्या जो आपका तरीक़ेकार है, जो आपकी प्लानिंग है, जो पॉलिसीज़ है, जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिस तरह मैंने कहा कि PMLN ने की जो 4 हुकूमतें अगर इसको देख मिला के हो जाए तो 8 में से 3 पॉलिसीज़ तो इनकी ज़माने में आई, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ है मुझे बता दें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो लोग मईशत के हेड बनते हैं वो या तो आपके बैंकर होते हैं ज़्यादातर, और जिनका विजन कहा जाता है कि इनका विजन जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये इनका विजन जो है वो 20 से 25 साल का होता है। तो आपको जो है वो 1 साल की तो पॉलिसी नहीं बनानी है ना, आपको तो बनानी है पॉलिसी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी पॉलिसी का बनना, और मैं बिल्कुल मखसूस बातों पे आ रहा हूँ, वरना कितना नुकसान है क्या है मैं बताता रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास जो है वो टिप पर डिटेल है कि मैं दे सकूँ कि क्या हालात हैं इस वक्त। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस वक्त पर्टिकुलरली आपके व्यूवर्स को कि जनाब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो कि जो ओहदा है उस ओहदे पे अहल आदमी आए। अगर आप उस ओहदे पे अहल आदमी नहीं लाएंगे, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया कहती है कि जनाब बैंकर्स जो होते हैं वो उनकी सोच जो होती है वो 1 साल या 2 साल की पॉलिसी तक होती है, और हमने देखा भी है, अभी भी आप देख लीजिए जो बैंकर्स हैं इससे पहले भी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के पास बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, बेहतरीन लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, और एक विजन है उनका जो 25 साल 30 साल हम दुनिया में देख रहे होते हैं। उन लोगों की विजन की बुनियाद पे, और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसकी मुकम्मल अमलदारी और
जो सबसे अहम बात है वो है तसलसल। यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, वो उसको उठा के फेंक देती है, वो आते हैं वो उसको उठा के फेंक देते हैं। तो हमारे यहाँ ना तो कोई पॉलिसीज है, बनती तो ज़रूर है, अमल दरामद भी नहीं मुकम्मल तौर पर होती है, और ना उसका तसलसल होता है। और सबसे बड़ा मसला है क्या ओहदे जो बांटे जाते हैं वो पसंद की बुनियाद पर बांटे जाते हैं, मेरिट की बुनियाद पर नहीं बांटे जाते। ठीक जी लगारे साहब। देखिए जी, पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं। एक ज़माने में हम ग्वादर में गए थे और एक वहाँ पर पाकिस्तान की कोई ऑयल कंपनी डिगिंग कर रही थी और रिज़ल्ट आने पर बताया गया था कि वर्ल्ड मार्केट में उनके असासों के हिस्सा की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बाद में खामोशी छा गई। हमने खुद टग लगे हुए देखे थे जो ऑयल एंड गैस को वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे और रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आए थे। यहाँ पर पिछले जब साबिक वज़ीर आज़म ने PTI के चेयरमैन ने यहाँ पर कराची में एक टग लगवाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए, तो वो एक्सप्लोर होने के करीब जिस बंदे को जिस प्रोजेक्ट जिस कंपनी को दिया गया तो उस कंपनी के आदमी ने मुझे बताया था कि जी हमें बता ही दिया गया था कि नहीं आपने कुछ नहीं करना है, एक्सप्लोर वगैरह कुछ नहीं करना है। अच्छा। तो जब ये बैठ कर एक आदमी खुलेआम ये कह रहा है और हम जैसे आदमी के सामने कह रहा है कि जनाब हमें हिदायत ही यही थी कि आपने एक्सप्लोर वगैरह कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही नुमाइशी काम करना है, तो नुमाइशी काम हुआ था। फिर आपका कहा गया जी नहीं यहाँ पर गैस है ना तेल है। हालांकि ऐसे सर्वेज भी आए हैं कि जीवनी से लेकर सरक्रीक तक जितनी हमारी पट्टी है साहिली, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है कि सारी दुनिया इसी रफ्तार से गैस और तेल को इस्तेमाल करे तब भी 1000 साल तक जो है ये कम होने वाला नहीं है। इतना बड़ा पोटेंशियल मौजूद, जबकि दुनिया के ख़जाने ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोजीशन, हमारे यहाँ सोने और उसके चांदी के पहाड़ रखे हुए हैं, हमारे पास सैंदिक से निकल रहा है, रेकोडेक हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम अपने वसाइल को पोटेंशियल को हम औने पौने दाव में बेच देते हैं और हम उसका हिसाब किताब नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा यही फूड बास्केट थी सारी दुनिया की, यहाँ से सारी दुनिया को खिलाया जाता था और यहाँ पर ही अब लोग जो हैं अपना इंपोर्ट करते हैं। हम ये कहते रहे हैं कि जनाब हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं, फलां चीज़ें जो हमारे आलू और प्याज और टमाटर हम इंपोर्ट करते हैं, हमें मौका मिले तो हम इंडिया से जाकर लेकर आते हैं। तो अगर हमारा पोटेंशियल इस्तेमाल हो, हम एग्रेरियन बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जाएँ तो हम बहुत बड़ा पोटेंशियल ला सकते हैं। दुनिया में चौथा पांचवा बड़ा मुल्क है जो हम दूध पैदा करते हैं, हम दूध को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, उसके हम जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ नहीं जाते, हम फूड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते। हम दुनिया में बड़ा एक्सपोर्टर बन सकते हैं, हम नहीं करते हैं। हम यही हमने बर्बाद किया अपना, हमने चीनी के कारखाने लगा दिए और हमने कपास का पोटेंशियल ख़त्म कर दिया। हमारा जो है अब टेक्सटाइल का जो बहुत बड़ा पोटेंशियल था वो ख़त्म हो रहा है। हम दुनिया की मार्केट में जाते हैं, जाकर देखते हैं मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना राज कर रहा है और पाकिस्तान के हम देखते रहते हैं कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप अपनी पॉलिसी और तरजीहात का तयन करें, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब है इंटेंट की अगेन वही बात आ रही थी कि विल की कमी है। जुल्फ़िकार साहब बिल्कुल विल की कमी है, पॉलिटिकल। देखें हम ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है यहाँ पर कार इंडस्ट्री को हम फरोग देने के लिए हैवी टैक्स लगाते, फिर इक्तिदार पर बैठे हुए लोग किसी लोगों को कुछ लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए कहते हैं अच्छा इंपोर्ट कर दो भाई, 5 लाख 10 लाख गाड़ियां इंपोर्ट कर दो। 5-10 लाख गाड़ियां जापान से इंपोर्ट हो जाता है। लोगों को ये बताते हैं कि जनाब जो लोकल इंडस्ट्री है उनके पास बहुत ज़्यादा बुकिंग है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, लिहाजा हमने वो कर दिया। अब वो ऑब्लाइज करने के लिए चीनी का आप उसको कह देते हैं, गंदम का ये कह देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है बम्पर क्रॉप उसको फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि बहुत फिर अभी कमी पैदा हो गई, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। एक पॉलिसीज हमारी नहीं है, विल की कमी है, हमारी इंटेंशन बेहतर होनी चाहिए। बहरहाल वो पास्ट की बातें हैं, हम उसको क्या रोते रहे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बड़ा सख्त वक्त आएगा कि हुक्मरानों के लिए अगर वो इन पॉलिसियों को लेके बेहतर पॉलिसियों को लेकर आगे चलेंगे और अगर वो उनको अमल दरामद नहीं करेंगे, उस पर उसका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल में फिर शायद लोगों का डेमोक्रेसी के पर भी जो है ईमान उठ जाए और उनका वो अकीदा उठ जाए, उनका एक वो इत्मीनान है वो ख़त्म हो जाए उन चीज़ों को। ये उनके पास भी मौका मेरे ख्याल में आखिरी है
कि अभी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी की, अभी बताया गया और बिल्कुल सही है। एक हुक्मरान जमात आती है, वो कुछ अपने बेहतर इंटेंशन में, बेहतर उसके नीयत वो करके एक चीज वो करती है, अगला आके उसको फेंक देता है और कहता है नहीं इसको दोबारा से, टाइम भी हमारा जाया हो रहा है, रिसोर्सेज भी हमारे जाया हो रहे हैं, एनर्जीज भी हमारे जाया हो रहे हैं। बेहतर यह है कि इन चीजों को आगे, अब बहुत हो गया, अब जो कुछ भी देख लिया, बहुत एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए अभी चीजों को, वरना फिर यह है कि लोग कहेंगे लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप हमारे, और लीडरशिप नहीं है और मुखलिस लीडरशिप नहीं है, फिर हक बचाने होंगे कहने में। यानी एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं बनाना चाहिए अब इस मामलात में, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से आवाम सफ़र कर रही है इकोनॉमिक क्राइसिस में, एहतशाम साहब, तो अभी आप समझते हैं कि इसका कोई हल निकलेगा, या ये आप IMF वाले जो अभी हमें डरा भी रहे थे कि ये मामला अगर हो भी जाएंगे तो उसके बाद जो महंगाई का एक तूफान आना है उसको कौन रोकेगा? देखिए, हम ना जो सब दुनिया कह रही है ना हमारे बारे में कि हमें होम ग्रोन सोल्यूशन चाहिए, बाहर के सोल्यूशन अपनी जगह हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं। अभी लगारी साहब बात कर रहे थे पोटेंशियल की, कोई इसमें शक नहीं है कि बलूचिस्तान भरा हुआ है मिनरल से, लेकिन मसला वही है कि ना हमारे पास पैसा है और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, हम क्या करें। अभी आप देख लें 2019 में क्या हुआ था, बानी PTI उन्होंने आके कह दिया था कि मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। वो केकड़ा बंद, सब दुनिया को पता है कितना ज़्यादा तेल ऑफशोर हमें मिल रहा था वहाँ से, और उनको अमरीकियों ने कहा कंपनी बंद करके आ जाए, उन्होंने कहा जी हमने $500 मिलियन खर्च किया, अमेरिकन ने कहा हम आपको दे देंगे, बंद करके आ जाएं, वो बंद करके चले गए। हमारे पास एक्सपर्टीज़ ही नहीं हम ले सकें। देखिए 3 काम आमना जो शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं ना अपने तौर पर, वो ये है कि पहली तो बात है, सारी दुनिया कहती है कि टैक्स टू GDP रेशो अपने रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए। वो आज भी आप देख लें 24 करोड़ लोगों में 50 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, आधे लोग नील अपनी फाइल करते हैं उसको, इनकम टैक्स रिटर्न को। ये जब से 10 से 15% नहीं होगा ये बात नहीं बनेगी। अब कोई भी आए रुथलेस तरीके से इसको रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। देखिए ना, खाने पीने का 2003-04 में आपने, मुझे याद है वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन दिया था वर्ल्ड बैंक ने FBR की स्ट्रक्चरिंग के लिए, वो $300 मिलियन FBR खा के चले गए। दूसरा इसका होगा फौरी तौर पे जो एनर्जी सेक्टर बिगेस्ट रोल है, 5 ट्रिलियन का आपका देख लें खसारा हमारा आ रहा है एनर्जी सेक्टर का, 3 ट्रिलियन का बिजली का है, 2 ट्रिलियन का गैस का है। ये जब तक पावर कंपनियां हुकूमत के पास बैठी हैं, आप मैं नौकरियां कर रहे हैं, जब तक उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा सियासी बुनियादों पे, इस तरह गैस कंपनियां नहीं चल रही तो उनको प्राइवेटाइज़ करें। और तीसरी बात है कि 1100 रुपया हेमरेजिंग हो रही है हमारी स्टेट कॉरपोरेशन की तरफ से। भाई जो नहीं चल रहा, क्यों आपने सियासी बुनियादों पर पहाड़ खड़े किए हुए हैं। PIA शुक्र है कि 2 हिस्सों में बनने जा रही, प्राइवेटाइजेशन कब होगी, स्टील मिल है, वापडा है, रेलवे, पता नहीं नुकसान दर नुकसान। अब हमारे सियासी जिसको कहते हैं अहदाफ ऐसे हैं हमारी सियासी जमातों के, हम कहते हैं हम मजबूर हम क्या करें। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा डू और डाई वाली बात जो हम कर रहे हैं ना सारे लोग, ये अगर नहीं किया तो खुदा ना खास्ता ये आखिरी वक्त है, आखिरी चांस लग रहा है। उसके बाद दुनिया भी अभी देख रही है कि खुदा ना खास्ता है, वो कहते हैं डूबते तो डूबे। अब ये है कि हमें खुद अपने फैसले करने हैं, और ये IMF वगैरह तो उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारे पास पैसे नहीं है। अभी तो 6 से 8 बिलियन का हम नया पैकेज लेने जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। हमने ये $25 बिलियन मौजूदा माली साल में देने हैं, $71 बिलियन 3 सालों में देने हैं। आप मुझे बताएं कहाँ से देंगे? आपकी टोटल इकोनॉमी का साइज 3.5 बिलियन से कम होकर $330 बिलियन का रह गया, और ब्लैक इकोनॉमी रियल इकोनॉमी से आगे चली गई। आज आप देख लें हमारी इकोनॉमी जो है ना, आधी से ज़्यादा ब्लैक इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, ना कोई टैक्स देता है, मंडियाँ करोड़ों अरबों रुपए से भरी हुई हैं। वक्त कम है, एक CNN ने आके पिंडी में किया था सर्वे, उन्होंने कहा कि जी पिंडी की मार्केटों में अरबों डॉलर का डेली बिजनेस होता है, लेकिन कहते हैं टैक्स देने का नहीं देते लोग। अब कोई निज़ाम बना हुआ, इनसे टैक्स लिया जाए, टैक्स वसूल करने वाले अदारे हों, और फिर टैक्स लेने के बाद लोगों पे खर्च किया जाए। जो टैक्स थोड़ा सा आ जाता है वो आप देख लें महकमे के लोग मिलके खा जाते हैं। FBR लोगों को फैसिलिटेट करता है, पहले भेजता है बिल उनको कि जी आपका तो 5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बनता है, टैक्स आपने नहीं दिया, फिर वो कहते हैं कंप्रोमाइज़ कर लें, 2 करोड़ हमें दे दें, 1 करोड़ दे दें, लेके वो घर आ जाएंगे। तो देखें ना, इस तरह नहीं बात बनेगी। अब ये आखिरी लम्हा है कि ये 3 चीज़ों पे फौरी तौर पे किया जाए। IMF का प्रोग्राम हमें तो हर सूरत में जाना ही जाना है, मरता क्या ना करता, वो तो हमें करेंगे। 6 से 8 बिलियन चाहिए, पुराने कर्जे अभी देखते पड़ेगा। और मामलात वही हैं कि फिर संजीदगी के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब सियासतदानों को ये सोचना होगा, सबको एक टेबल पर बैठ के ये सोचना होगा कि अब मुल्क जिस तिहाने पर खड़ा है वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की जो एडवेंचर है या कोई एक्सपेरिमेंट है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी ना ही आवाम इन सारे मामलों को अफोर्ड कर सकती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।